हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत किसको पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, हमने आपको हेडिंग के रूप में डलाया है। देखिए, आज हम टेंस का लेक्चर छठा पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी होती है क्या? वर्तमान, लगातार या जारी काल। कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस भी आप कह सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार या जारी काल। प्रेजेंट में से आप जानते हैं क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान, लगातार या जारी काल। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कार्य आएंगे, ऐसे घटना घटित होगी जो लगातार जारी रहेगी। कोई भी कार्य जो घटित होगा, कोई भी घटना घटित होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में ना, वह घटना लगातार क्या? जारी रहेगी, लगातार चलती रहेगी ना। देखिए, इसके अंतर्गत हमने आपको पहला हेडिंग डलाया अफर्मेटिव पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? साधारण वाक्य। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कितने तरह के सेंटेंस, कितने तरह के वाक्य बनेंगे, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या? अफर्मेटिव कह सकते हैं आप, सिंपल कह सकते हैं आप, पॉजिटिव कह सकते हैं ना। तो इनका हिंदी अर्थ होता है साधारण वाक्य। यहाँ पर बात आती है कि हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि अगर कोई भी हिंदी वाक्य हमें दिया गया है, उस हिंदी वाक्य को हम कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, या आप कह सकते हैं सिंपल, या पॉजिटिव, या साधारण वाक्य। कैसे हम मानेंगे साधारण वाक्य? उसके लिए हमें पहचान का ज्ञान होना चाहिए, पहचान का बोध होना चाहिए। तो आइए हम सीधे पहचान का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, हमने आपको हेडिंग डलाया पहचान, जिसकी अंग्रेजी आप जानते हैं सिम्पटम होता है। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखा है पहचान के अंतर्गत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य। क्या सिंपल पहचान है? क्या? जिस हिंदी वाक्य के, क्या एक बार स्पष्ट हम पहचान को कर लें। हमने लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। क्या पहचान के अंतर्गत क्या मुख्य पॉइंट होने चाहिए? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यह शब्द होने चाहिए। यह शब्दों के साथ अन्य भी शब्द आएंगे तो हम वहां मान लेंगे, हमें ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या? साधारण वाक्य है ना। तो आशा करते हैं पहचान आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला मुख्य बिंद। मुख्य बिंद के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने आपको लिखाया है। पहला पॉइंट क्या कहता है मुख्य बिंद का? यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम, नेम मीन्स नाम हो, तो इज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हिंदी से हम इंग्लिश बनाएंगे, यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद जब हम बनाएंगे, तो मुख्य बिंदु से ही हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना। तो मुख्य बिंदु का पहला पॉइंट यही हमें कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम मीन्स नाम, कोई भी नाम हो, ये एक वचन कर्ता के अंतर्गत आएंगे ना। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग कर देना? किस हेल्पिंग वर्ब का? इज, हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता जैसे यू, वी, दे, दिस, दोज हो, तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी ए आर ई सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जब हमें कर्ता सॉरी, जब हमें हिंदी वाक्य का कर्ता अगर बहुवचन में मिलेगा, बहुवचन का मिलेगा, तो उसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना? किस सहायक क्रिया का?
आर सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, एक वचन का कर्ता मिलेगा तो इज सहायक क्रिया का प्रयोग, बहुवचन का कर्ता मिलेगा तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग हमें करना है। देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है केवल आई के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर विशेष आप ध्यान देना, केवल आई के साथ यानी आई कर्ता के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आई के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या एम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ और केवल आई के साथ एम सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम यानी रूल। रूल के अंतर्गत पहला पॉइंट देखिए, नियम हम फॉलो करेंगे, नियम को फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे, तो नियम को भी जानना बहुत जरूरी है। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। क्या, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले किसे लिख देंगे, कर्ता को लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई है, उसी के अनुसार हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट कहता मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। यह में भी फर्स्ट का मतलब होता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप का या मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में क्या आईएनजी जोड़कर लिखेंगे ना। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हम जब लिखेंगे तो उसमें आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। और चौथा पॉइंट कहता कर्म को लिखते हैं, पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं। इस तरह से नियम हुआ। अब देखिए नियम को हम शार्ट में, छोटे में स्ट्रक्चर या फार्मूला के अनुसार देखते हैं। ये जो नियम होता है लिखित रूप में हम विस्तार में जानते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वह नियम का शार्ट रूप होता है। तो आइए देखिए यहाँ सब्जेक्ट, नियम भी वही, देखिए नियम जो कहता है वही स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कर्ता, देखिए यहाँ भी कह रहा है सबसे पहले कर्ता, नियम भी कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर नियम यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया को लिखते हैं। सहायक क्रिया कौन, इज एम आर में से किसी एक को लिखेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार लिखेंगे। आगे नियम भी हमारा कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में भी कह रहा है कि यह में भी फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। नियम हमारा कहता ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, नियम भी हमारा कहता है चौथा कि कर्म को लिखते हैं, तो यहाँ भी कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, और प्लस अदर को लिखते हैं। और नियम भी कहता है पांचवा अन्य को, अदर को लिखते हैं ना। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला के अनुसार चलिए, या नियम जो लिखित रूप में है उसको आप देखेंगे, तो क्या उसके अनुसार भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपका ट्रांसलेट सही होगा, आपका अनुवाद सही होगा। तो आशा करते हैं आप नियम पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने आपको नेक्स्ट हेडिंग डलाया मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ने का नियम, यानी मुख्य क्रिया में, वर्ब में, क्रिया में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो उसे किस तरह से जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के लिए हमारे पास कोई नियम है या नहीं, उस नियम को हम देख लेते हैं। देखिए नियम की जानकारी होनी चाहिए कि वर्ब में हम कैसे आईएनजी जोड़ेंगे। तो देखिए नियम के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने लिखा, यदि क्रिया के अंत में ई हो तो उसे हटाकर आईएनजी जोड़ देते। यानी हमें कोई भी वर्ब मिलेगा, कोई भी क्रिया मिलेगी, अगर उसमें ई है तो उसे हटाकर हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो आइए, जैसे एज मिस क्या होता है, जैसे हमने आपको लिखा है लव, लव मतलब क्या होता है, प्रेम करना, स्नेह करना ना, प्रेम करना, स्नेह करना, लव मिस होता है ना। ये एक क्रिया है, इसमें देखिए ई है तो ई को हटाकर हमने क्या कर दिया, आई जोड़ दिया ना, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिया। यानी ई में आप बिंदी लगा देंगे ऊपर, वह आईएनजी खुद आई बन जाएगा ना। तो देखिए ई है तो हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया, लविंग हो गया ना। देखिए यहाँ पर कब, कब मतलब क्या है, आना, आना एक क्या है, क्रिया है, एक वर्ब है। इसमें देखिए ई है तो हमने ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिया, तो क्या बन गया, कमिंग बन गया। देखिए यहाँ पर मेक है, मेक मतलब क्या होता है, बनाना, कोई चीज आप करेंगे या बनाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये एक क्रिया हुई ना, एक वर्ब है। मेक एक वर्ब, एक क्रिया, इसमें ई है ना, तो ई को हटाकर हमने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, मेकिंग।
देखिए लब से लविंग हो गया, कम से कमिंग हो गया, मेक से मेकिंग हो गया। देखिए लब में भी ई है, कम में भी ई है और मेक में भी है, सबका ई हटाकर हमने आईएनजी जोड़ दिया ना। तो ध्यान देना आईएनजी हम कैसे जोड़ेंगे, अगर किसी क्रिया के अंत में ई है उसे हटाकर तुरंत हम आईएनजी लगा देंगे। देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि क्रिया के बीच में स्वर हो, यदि क्रिया के बीच में स्वर हो उसके तुरंत बाद व्यंजन हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन डबल कर देते हैं, यानी दो गुना कर देते हैं। क्या हमारा मतलब दूसरा बिंदु हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि क्रिया के बीच में स्वर हो और उसके तुरंत बाद व्यंजन हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन डबल कर देते हैं ना। स्वर कौन होते हैं, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, और इसके बाद शेष क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं ना। तो आइए देखिए जैसे में हमने आपको लिखाया है पुट, पुट मतलब क्या होता, पुट एक क्या, पुट मतलब रखना, एक वर्ब है, एक क्रिया है। देखिए इसके बीच में स्वर है यू है कि नहीं, और इसके बाद तुरंत टी क्या है, व्यंजन है, वावेल्स है ना, व्यंजन है, वावेल्स है नहीं, वावेल्स मतलब स्वर होता है, कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होते हैं, व्यंजन। देखिए उस ये पुट एक वर्ब है, यह एक क्रिया है पुट, इसके देखिए इसके बीच में स्वर यू है और उसके तुरंत बाद व्यंजन टी लगा है, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम व्यंजन यही टी है ना। तो ये अंतिम व्यंजन को देखिए हमने डबल कर दिया कि नहीं, पुटिंग हो गया। बात समझ में आई होगी। देखिए दूसरा क्या, बेग, बेग भी एक वर्ब एक क्रिया, बेग मतलब मांगना, मांगना मतलब वो क्या कहते हैं, भीख मांगना, ठीक। तो देखिए बेग जो स्वर, सॉरी बेग जो वर्ब है जो क्रिया, इसके बीच में ई एक स्वर है, ई क्या स्वर है, उसके तुरंत बाद व्यंजन है कि नहीं, उसके तुरंत बाद देखिए स्वर के तुरंत बाद व्यंजन जी है, जी है कि नहीं। अब इसमें बेग में आईएनजी हम जोड़ेंगे तो अंतिम व्यंजन कौन है, जी है ना। अंतिम व्यंजन जी को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। देखिए हमने बेगिंग कर दिया कि नहीं, डबल जी कर दिया कि नहीं। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कट, कट मतलब क्या, काटना, किसी चीज को काटना, पेड़ काटना या अन्य चीज को काटना, काटना एक वर्ब है, क्रिया है। इसके बीच में देखिए यू क्या है, एक स्वर है और इसके तुरंत बाद क्या, व्यंजन टी लगा है, व्यंजन टी है ना। अब कट में, कट वर्ब में हम आईएनजी जब जोड़ेंगे तो यही अंतिम व्यंजन जो टी है इसी को डबल कर देंगे। देखिए डबल टी हमने करके आईएनजी जोड़ा कि नहीं, कटिंग, क्या हो गया, कटिंग। देखिए इसमें बीच में देखिए जितने भी ये वर्ब हैं, जितने भी क्रियाएं, इनके बीच में क्या स्वर है, यहाँ स्वर क्या, यू है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर यू है, और उनके तुरंत बाद व्यंजन क्या है, उनके तुरंत बाद व्यंजन है। देखिए यहाँ टी व्यंजन, यहाँ जी व्यंजन, यहाँ टी है। तो इन सब में जब हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो इनको डबल कर देंगे, यानी डबल टी यहाँ कर देंगे, यहाँ डबल जी, यहाँ डबल टी कर देंगे। देखिए पुटिंग, बेकिंग, कटिंग सब में डबल किया गया ना। तो आशा करते हैं आप आईएनजी जोड़ने का नियम सीख चुके होंगे कि वर्ब में हम कैसे आईएनजी जोड़ेंगे, कहाँ डबल टी करेंगे, कहाँ ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे ना। तो आशा करते हैं आप इसे समझ पाए होंगे। आइए अब हम ट्रांसलेट करना सीखें, अनुवाद बनाना सीखें ना, हिंदी टू इंग्लिश करना हम सीखें। तो आइए सीधे हम एग्जाम्पल पर आपको ले जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, पहला एग्जाम्पल दिया, मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ। यह देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया। इस हिंदी वाक्य को हम कैसे मान लें कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव है, सिंपल है, या क्या पॉजिटिव सेंटेंस है ना, साधारण वाक्य। तो सीधे हम पहचान पर चलेंगे। आइए हम पहचान पर चलते हैं सीधे। तो देखिए पहचान हमारा क्या कहता है, पहचान हमारा यही बताता है, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। तो सीधे हम क्रिया को देखेंगे। यहाँ क्रिया, क्रिया कौन है, देखिए जाना, जाना इस वाक्य में क्या, क्रिया एक वर्ब है और इसके बाद कहिए या इसके अंत में, क्रिया के अंत में रहा हूं शब्द है ना, रहा हूं शब्द है। तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वास्तव में साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पहचान हो गई। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे या आप स्ट्रक्चर पर जाइए, फार्मूला पर जाइए ना।
तो आइए नियम पर हम चलते हैं, रूल पर चलते हैं, रूल को फॉलो करेंगे। रूल का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले किसे लिखते हैं भैया, कर्ता को लिखते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो हम किसे लिख देंगे, आई को लिख देंगे, हमने आई लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब यहाँ बताइए कर्ता कौन है, कर्ता आई है, तो कर्ता आई के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, किस हेल्पिंग में। मुख्य बिंदु के तीसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए, मैंने लिखाया केवल केवल आई के साथ, यानी केवल केवल आई कर्ता के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग, किस सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, एम सहायक क्रिया। तो हमने किसको लिख दिया, एम को लिख दिया। अब नियम का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, इसमें क्या जोड़कर लिखना, आईएनजी, तो हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। और जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, तो टू को भी हम साथ साथ लगा देंगे, क्योंकि कानपुर एक स्थान है, तो टू का प्रयोग हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट हो गया। नियम का चौथा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या है, कानपुर आप जाएंगे तो आपका कर्म होगा, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू, गोइंग टू क्या हो जाएगा, कानपुर, तो कानपुर को हम लिख देंगे, तो हमने कानपुर भी लिख दिया और फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, आई एम गोइंग टू कानपुर। अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिखते। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। यह भी देखिए एक क्या हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य को हम कैसे जानें, कैसे मानेंगे, वास्तव में यह हिंदी वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। आइए सीधे हम पहचान पर चलते हैं। पहचान में हमने आपको लिखाया, पहचान के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के, पहचान यही कहता ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है ना। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो आइए सीधे हम वर्ब को देखते हैं। मुख्य क्रिया, क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया कौन है, नष्ट करना, नष्ट करना, बर्बाद करना। नष्ट करना ये क्या है, एक क्रिया, एक वर्ब है, इसके अंत में रहे हैं शब्द है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि यह हिंदी वाक्य जो दिया गया वास्तव में हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। आइए इसका अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए हम नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट यही कहता है कि सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो हम किसे लिख देंगे, दे को लिख देंगे, तो हमने दे को लिख दिया। वे की अंग्रेजी दे होती है ना, दे को लिख दिया। और दूसरा पॉइंट नियम का यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन, कर्ता बहुवचन या कर्ता आई। अब यहाँ बताइए कर्ता कौन है, दे। अब बताइए दे एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आपकर जाकर देखिए, हमने लिखाया है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता हमने लिखा है यू, वी, दे, दीज, दोज, यह क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, किस सहायक क्रिया का प्रयोग, आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर सहायक क्रिया, आर को हमने लिख दिया। अब नियम का तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। मेन वर्ब कौन है, नष्ट करना, नष्ट करना की अंग्रेजी क्या होती है, वेस्ट, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। देखिए वेस्ट में क्या आता, ई आता ना, तो इसको हटाकर हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, यानी यहाँ पर आईएनजी, ई को हटाकर आईएनजी हमने जोड़ दिया, क्या हुआ, वेस्टिंग ना। मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर हमने लिखा। अब चौथा पॉइंट नियम का कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, अपना समय जब आप बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे, आप निठल्लापन दिखाएंगे, तो वही आपका कर्म होगा। अपना समय नष्ट आप करेंगे तो यह अपना समय क्या नष्ट करेंगे, आप समय नष्ट करेंगे तो वह आपका कर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दे के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते, दे के साथ अपने के लिए दियर का प्रयोग होता, तो दियर टाइम, फुल स्टॉप। अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट पूरा क्या हुआ, दे आर वेस्टिंग दियर टाइम। आशा करते समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, हम मैदान में खेल रहे हैं, हम मैदान में खेल रहे हैं। देखिए यह एक हिंदी वाक्य दिया है गया है। आइए इसका भी पहचान थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं।
पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो देखिए यहाँ मुख्य क्रिया को पहले हम ढूंढेंगे। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। खेलना के अंत में रहे हैं शब्द है, तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य है ना। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए पुनः हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले किसे लिखते हैं? कर्ता को लिखते हैं। तो देखिए कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी, तो हमने वी को लिख दिया। सॉरी। नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं और स्ट्रक्चर भी हमारा ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर को लिखते हैं, लेकिन उसमें से किसको लिखते हैं? कर्ता के अनुसार ना, यानी कर्ता एक वचन की या कर्ता बहुवचन। तो बताइए कर्ता एक वचन की बहुवचन यहाँ है, वी क्या है? बहुवचन कर्ता ना। मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में ही जाकर देखिए हमने लिखाया कि वी, यू, दे, दीज, दो ये बहुवचन कर्ता होते हैं। वी बहुवचन कर्ता, तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? आर सहायक क्रिया का प्रयोग। तो आर को हम लिख देंगे, हमने आर भी लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट नियम का ये कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे और स्ट्रक्चर भी कहता है कि एमवी प्लस आईएनजी लिखते हैं ना, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। मुख्य क्रिया क्या? खेलना। खेलना मुख्य क्रिया यानी क्रिया है, तो इस खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। तो इसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी। तो आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर का ये कहता है कि कर्म को लिखते हैं और नियम का भी चौथा पॉइंट ये कहता है कि कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कर्म को लिखते हैं। तो कर्म कौन है? जब मैदान में आप खेल कूद करेंगे, खेलेंगे, मैदान में खेलना, तो क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। इन द फील्ड। इन द क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट पूरा? वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। आइए आगे चलें। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया है, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में क्या? रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए याद करना क्या? याद करना एक मुख्य क्रिया है, क्रिया है, इसके अंत में रहे हो शब्द है। तो इससे हमें विदित हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है ना। तो आइए इसका अब हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले किसे लिखते हैं? कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? कर्ता क्या है? तुम ना। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो हम यू को लिख देंगे, तुमने यू को लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। कर्ता आप देखेंगे एक वचन की, बहुवचन की, कर्ता आई। अब यहाँ कर्ता यू क्या है? एक वचन है? नहीं, कर्ता यू बहुवचन है। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में ही हमने आपको लिखा है यदि हिंदी वाक्य कर्ता बहुवचन, क्या हमने लिखा है ना? यू वी आई, सॉरी, यू वी, दे, दीज, दो, ये क्या बहुवचन के कर्ता हो हैं, तो इनके साथ यू बहुवचन करता है तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? आर सहायक क्रिया का प्रयोग। तो आर सहायक क्रिया हमने लिख दिया। नियम का तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मेन वर्ब के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। तो मेन वर्ब कौन? मुख्य क्रिया कौन है? याद करना। याद करना की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। तो लर्न में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। अब नियम का चौथा पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा? अपना पाठ जब आप याद करेंगे। अब यहाँ देखिए यू के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिख देंगे योर लेसन। पाठ मतलब लेसन होता, फुल स्टॉप। क्या हुआ ट्रांसलेट? यू आर लर्निंग योर लेसन। आइए आगे चलें। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया है, वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होना चाहिए। तो देखिए यहाँ उड़ाना क्या है? उड़ाना एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहा है शब्द है। तो इससे हमें पता चला, हमें विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है ये हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो आइए इसका अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें। तो नियम को फॉलो करेंगे यहाँ। तो नियम का पहला पॉइंट यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह।
वह की अंग्रेजी क्या यहाँ होगी, ही, तुमने ही को लिख दिया। दूसरा पॉइंट ये कहता कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम का दूसरा पॉइंट ये कहता ना, यानी कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब बताइए कर्ता कौन है, ही एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन कर्ता, क्योंकि ही सी इट दिस दैट, ये क्या दिस दैट और नाम एक वचन कर्ता के अंतर्गत हमने आपको लिखा है ना मुखबिंद के पहले पॉइंट में। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज सहायक क्रिया का प्रयोग, तो इज को हमने लिख दिया। नियम का तीसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, उड़ाना, उड़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई, तो इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, फ्लाई ना, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, फ्लाइंग, ठीक, आईएनजी जोड़कर लिखेंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं, कर्म क्या हो जाएगा, जब आप पतंग को उड़ाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, फ्लाइंग द काइट, द काइट, फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, ही इज फ्लाइंग द काइट। आइए आगे चले, देखिए छठा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपना कपड़ा धो रही है। आइए इस हिंदी वाक्य का थोड़ा हम डिटेल में पहचान देख लेते हैं एक बार। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो देखिए मुख्य क्रिया क्या है, धोना, धोना मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रही है शब्द है। इससे पता चला, मुख्य क्रिया के अंत में रही है शब्द है ना, तो इससे हमें पता चला कि हिंदी वाक्य जो दिया गया है, हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य ही है सच में, वास्तव में। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होगा यहाँ, ही नहीं, ध्यान देना, धो रही है, धो रही ही से हमें ज्ञात हो रहा, हमें बोध हो रहा, हमें पता चल रहा है कि धो रही से हमें पता चल रहा है कि ये एक जनाना है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो जनाना को दर्शाने के लिए, स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का, तो सी हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता नियम का, यही कहता कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब बताइए कर्ता क्या, इस सी क्या है, एक वचन कर्ता ना, क्योंकि ही सी इट दिस दैट और नाम एक वचन के कर्ता हमने आपको लिखाया। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हमने इज को लिख दिया। अब नियम का तीसरा पॉइंट ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, धोना, धोना का अंग्रेजी क्या होती है, वॉश, और वॉश में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, अपना कपड़ा, जब आप धोएंगे वह आपका कर्म होगा, अपना कपड़ा। तो सी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग, हर क्लॉथ, ठीक, फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट पूरा, सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ। आइए आगे चलें, देखिए ये सातवां एग्जाम्पल दिया, आदमी बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है। देखिए कुछ ऐसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में मतलब वाक्य आते हैं जिनमें क्रिया के अंत में क्या, हुआ है, हुए हैं ना, हुआ है, ऐसे शब्द भी आते हैं ना, तो इन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य माना जाता है, सिंपल वाक्य माना जाता है। बैठना एक क्रिया, इसके अंत में हुआ शब्द है, तो इससे पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य क्या है, प्रेजेंट, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ठीक। तो इसका भी अनुवाद हम आइए कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो नियम का पहला पॉइंट ही यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता क्या, आदमी, तो आदमी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द मैन, द मैन। और नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट यही कहता नियम का कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता एक वचन की बहुवचन, द मैन, देखिए यम ए एन है तो मैन मतलब एक वचन, यम ई एन हो जाता तो यह बहुवचन हो जाता, तो एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज का, तो इज लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, बैठना, बैठना की अंग्रेजी क्या होती है, सिट, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, देखिए यहाँ डबल टी हो जाएगा, सिटिंग, फुल स्टॉप, क्योंकि बैठना मुख्य क्रिया और कर्म आपका ही होगा। आप जब बैठेंगे, बैठ रहे हैं ना, बैठ रहे हैं आप कहीं, तो ये आपका कर्म हो गया ना, बैठना, धीरे धीरे आप बैठ रहे हैं, वो आपका कर्म हो रहा है, वो आपकी क्रिया, तो ये क्या हो जाए, सिटिंग। देखिए डबल टी क्यों किया गया, क्योंकि यस आई टी मतलब क्या होता है, सिट मतलब बैठना। देखिए
ये जो वर्ब है, जो क्रिया है, इसके बीच में आई आई है ना, आई एक क्या है, एक क्या है, एक स्वर है, एक स्वर है और उसके तुरंत बाद व्यंजन टी है। तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन जो ये होता है इसे हम डबल कर देते हैं ना। तो देखिए हमने सिटिंग कर दिया कि डबल टी कर दिया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट लिखाया भी हमने, यदि क्रिया के बीच में स्वर हो और उसके तुरंत बाद व्यंजन हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन डबल कर देते हैं। देखिए क्यों, सिट मतलब बैठना, तो इसके बीच में, क्रिया के बीच में आई स्वर है, उसके तुरंत बाद व्यंजन, इसलिए हमने आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन जो टी है उसे डबल कर दिया। आइए आगे चलते हैं। देखिए 8वां एग्जाम्पल दिया, रमेश पेड़ काट रहा है। देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होना चाहिए। देखिए काटना यहाँ क्या है, क्रिया है, काटना एक मुख्य क्रिया, इसके अंत में रहा है शब्द है। तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव आप कह सकते हैं। आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें, अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट एक है, तो सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता क्या, रमेश, तो रमेश की यहाँ हम क्या लिख देंगे, अंग्रेजी लिख देंगे। तो रमेश की अंग्रेजी हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते, कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन की, कर्ता आई। अब यह बताइए कर्ता क्या, रमेश, रमेश क्या एक नाम है, नाम एक वचन की, बहुवचन एक वचन, क्योंकि मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, क्वेश्चन में हमने आपको लिखा है ही सी इट दिस दैट, नेम, नेम मीन्स नाम, कोई भी नाम हो एक वचन का कर्ता होता, तो एक वचन करता है तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, इज सहायक क्रिया का प्रयोग, इज को लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट नियम का ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, काटना, काटना की अंग्रेजी क्या होती है, कट। देखिए कट, तो इसमें देखिए हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो टी को डबल कर देंगे, क्यों, क्योंकि मुख्य क्रिया के देखिए बीच में स्वर है ना और इसके तुरंत बाद टी है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन जो टी है इसे हम डबल कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल टी ना, तो क्या हो जाएगा, कटिंग। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट नियम का कहता है कि कर्म को लिखते हैं, कर्म कौन है, पेड़ काटना, पेड़ आप जब काटेंगे आपको कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द ट्री, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट पूरा हुआ, रमेश इज कटिंग, रमेश इज कटिंग द ट्री, हमारा पूरा ट्रांसलेट हुआ। आशा करते हैं आप अनुवाद करना सीख चुके होंगे, समझ पाए होंगे हर नियम को, हर पहलू को, हर बात को। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना, और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।